हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन विसर्ग से मेल करते हैं, उसके बाद जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहलाती है। अब इसकी दूसरी परिभाषा जान लेते हैं। दूसरी परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से विसर्ग का लोप हो जाता है या उसके स्थान पर कोई नया शब्द आ जाता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आता है या व्यंजन आता है तो या तो विसर्ग का लोप हो जाता है या फिर उस विसर्ग के स्थान पर कोई नया शब्द आ जाए तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के नियमों के बारे में कि विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं विसर्ग संधि के पहले नियम के बारे में। विसर्ग संधि का पहला नियम है, विसर्ग का स, ख, शा में परिवर्तन। अर्थात विसर्ग हमारा तीनों सा जो हमारे होते हैं उनमें परिवर्तित कैसे होता है, आइए जानते हैं। विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग तालु, जिसका उच्चारण तालु से होता है, उस वाले सा में टा या ठा हो तो व्यंजन टा या ठा व्यंजन हो तो विसर्ग मूर्धन्य सा में, तथा ता या था व्यंजन हो तो वह दंत सा में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको सरल माध्यम से जान लेते हैं कि ये परिवर्तन कैसे होता है। तो विसर्ग के बाद यदि चा या छा दिया होगा तो यह जिस सा का उच्चारण तालु से होता है उस सा में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग के बाद यदि टा या ठा व्यंजन दिए गए हैं तो यह मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात मूर्धन से जिसका उच्चारण होता है उस वाले सा में यह परिवर्तित हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ता या था दिया गया होगा तो यह दंत्य शा में परिवर्तित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको नियम समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि यह परिवर्तन कैसे होता है। तो पहले उदाहरण की बात करें। पहला उदाहरण है हमारा, नी विसर्ग प्लस छल। नी विसर्ग प्लस छल मिलकर के निश्छल शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ विसर्ग के बाद छा दिया गया है, अर्थात यह तालु वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात यहाँ विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा, का विसर्ग प्लस चित। का विसर्ग प्लस चित मिलकर के कश्चित शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग के बाद चा वर्ण दिया गया है, अर्थात यह तालु उच्चारण वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण है हमारा, धनु विसर्ग प्लस टंकार। धनु विसर्ग प्लस टंकार मिलकर के धनुष टंकार शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ
विसर्ग के बाद टा वर्ण दिया गया है, अर्थात यहाँ विसर्ग मूर्धन्य षा में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात करें, अगला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस चेष्ट। नी विसर्ग प्लस चेष्ट मिलकर के निश्चेष्ट शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद चा वर्ण दिया गया है, अर्थात यहाँ शा में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा दू विसर्ग प्लस तर। दू विसर्ग प्लस तर मिलकर के दुस्तर शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ विसर्ग के बाद तावर्ण दिया गया है, अर्थात यह दंत्य आधे शा में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस संग। नी विसर्ग प्लस संग मिलकर के निसंग शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ विसर्ग के बाद शा दिया गया है, अर्थात यह आधे शा में परिवर्तित हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। तो दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम है हमारा विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, अर्थात विसर्ग परिवर्तित नहीं होता है, विसर्ग वैसा का वैसा ही रहता है। तो विसर्ग में परिवर्तन के भी दो नियम हैं, इसे हम एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला है विसर्ग के बाद शा 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 आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अथवा विसर्ग आगे व्यंजन का रूप ले लेता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि विसर्ग के बाद तीनों शा में से कोई सा भी शा आ जाएगा तो वहाँ पर या तो विसर्ग सेम रहता है या फिर आगे चल के एक व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसा कि पहले नियम के लास्ट उदाहरण में हमने देखा था। पहले नियम का लास्ट उदाहरण था नी विसर्ग प्लस संग। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद सा दिया गया है, अर्थात यहाँ आधा शा हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नियमों के उदाहरण के बारे में। दूसरे नियम के उदाहरण हैं दु विसर्ग प्लस शासन। तो इसको हम दुशासन ऐसे भी लिख सकते हैं या इस विसर्ग को आधे शा में परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे सही होते हैं। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस शंक। नी विसर्ग प्लस शंक मिलकर के निशंक शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात विसर्ग को ऐसे भी रख सकते हैं ज्यों का त्यों, या उसे शा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार अगले उदाहरणों की बात करें तो हरि विसर्ग प्लस शेते। हरि विसर्ग प्लस शेते मिलकर के हरिश्चेते शब्द का निर्माण करते हैं। विसर्ग को ज्यों का त्यों भी रखा जा सकता है या फिर उसकी जगह शा किया जा सकता है। अगला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस सार। नी विसर्ग प्लस सार मिलकर के निस्सार शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ विसर्ग को ज्यों का त्यों भी रख सकते हैं या फिर उसे आधे शा में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों ही हमारे सही माने जाते हैं। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा दु विसर्ग प्लस सह। दु विसर्ग प्लस सह मिलकर के दुष्य शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी आप विसर्ग को ज्यों का त्यों रख सकते हैं या फिर उसकी जगह आधा सा लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं विसर्ग के ज्यों का त्यों रहने के दूसरे नियम के बारे में। विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा व्यंजन आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि विसर्ग के बाद यदि का, खा या पा, फा में से कोई भी व्यंजन आएगा तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। उदाहरण के माध्यम से
जानते हैं कि यह कैसे होता है। पहले उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है हमारा अंता विसर्ग प्लस करण। अंता विसर्ग प्लस करण मिलके अंतःकरण शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा प्रातः विसर्ग प्लस काल। प्रातः विसर्ग प्लस काल मिल करके प्रातः काल शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगले उदाहरण की बात करें, अगला उदाहरण है हमारा अध विसर्ग प्लस पतन। अध विसर्ग प्लस पतन मिलकर के अधपतन शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा दु विसर्ग प्लस खा। दु विसर्ग प्लस खा मिलकर के दुख शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात यहाँ पर भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। एक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसे नोट पॉइंट कर करके अपनी वीडियो में प्रस्तुत किया है। तो क्या है हमारा नोट पॉइंट, आइए देखिए जानते हैं। विसर्ग के पूर्व ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या फिर छोटा ऊ आ जाएगा तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह परिवर्तन कैसे होता है। तो पहला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस प्राण। नी विसर्ग प्लस प्राण मिलकर के निष्प्राण शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात विसर्ग यहाँ आधे श में परिवर्तित हो गया है, अर्थात विसर्ग से पहले यहाँ छोटी ई दी गई है, अतः नियम के अनुसार यह मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण के बारे में। तो दूसरा उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस कंटक। नी विसर्ग प्लस कंटक मिलकर के निष्कंटक शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले छोटी ई दी गई है, अर्थात यहाँ भी विसर्ग आधे श में परिवर्तित हो गया है। अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा दु विसर्ग प्लस कर्म। दु विसर्ग प्लस कर्म मिलकर के दुष्कर्म शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ विसर्ग से पहले छोटा ऊ दिया गया है, अर्थात यहाँ विसर्ग आधे श में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस पाप। नी विसर्ग प्लस पाप मिलकर के निष्पाप शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात विसर्ग से पहले यहाँ छोटी ई दी गई है, अर्थात यहाँ भी विसर्ग का आधा श हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको दूसरा नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने पहले नियम में जाना कि विसर्ग का श में परिवर्तन कैसे होता है, और दूसरे नियम में हमने जाना कि विसर्ग का कोई भी परिवर्तन कब नहीं होता, और नोट पॉइंट में हमने जाना कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या ऊ स्वर दिए गए हों तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं विसर्ग संधि के तीसरे नियम के बारे में, जो कि है विसर्ग का रा में परिवर्तन। विसर्ग का रा में परिवर्तन किस प्रकार होता है, आइए हम जानते हैं। विसर्ग का रा में परिवर्तन यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर और कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र ला व हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है
कि विसर्ग से पहले छोटा आ नहीं आना चाहिए और बड़ा आ नहीं आना चाहिए। फिर विसर्ग के बाद में या तो कोई स्वर आ जाए, या फिर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, या फिर चौथा वर्ण आ जाए, या विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए। अगर ये कुछ भी ना हो तो या, र, ला, व, हा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि यह परिवर्तन किस प्रकार से होता है। पहले उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस आशा। नी विसर्ग प्लस आशा मिलकर के निराशा शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थात दोस्तों, विसर्ग से पहले यहाँ छोटी ई दी गई है तथा विसर्ग के बाद बड़ा आ एक स्वर दिया गया है, जो कि हमारे नियम में बताया गया था कि विसर्ग से पहले छोटे आ या बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा और विसर्ग के बाद या तो स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या, र, ला, व, हा में से कोई भी वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अर्थात यहाँ विसर्ग से पहले छोटी ई दी गई है और विसर्ग के बाद एक स्वर दिया गया है, तो यहाँ विसर्ग रा में परिवर्तित हो गया है। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस दय। नी विसर्ग प्लस दय मिलकर के निर्दय शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले छोटी ई दी गई है तथा यहाँ द वर्ण दिया गया है, जो कि ता वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। अर्थात यहाँ भी विसर्ग रा में परिवर्तित हो गया है। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस झर। नी विसर्ग प्लस झर मिलकर के निर्झर शब्द का निर्माण करते हैं। इस उदाहरण में भी विसर्ग से पहले छोटी ई दी गई है तथा विसर्ग के बाद झा वर्ण दिया गया है, जो कि चा वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। अर्थात यहाँ भी विसर्ग रा में परिवर्तित हो गया है। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा दु विसर्ग प्लस दशा। दु विसर्ग प्लस दशा मिलकर के दुर्दशा शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले छोटा ऊ, जो कि ना कि छोटा आ है और ना ही बड़ा आ है, अर्थात एक भिन्न स्वर है, उन दोनों को छोड़कर और विसर्ग के बाद दा दिया गया है, जो कि ता वर्ग का तृतीय वर्ण है। अर्थात यहाँ भी विसर्ग रा में परिवर्तित हो गया है। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा दु विसर्ग प्लस उपयोग। दु विसर्ग प्लस उपयोग मिलकर के दुरुपयोग शब्द का निर्माण करते हैं। इस उदाहरण में भी पहले की भांति विसर्ग से पहले छोटा ऊ दिया गया है तथा विसर्ग के बाद भी एक स्वर छोटा ऊ दिया गया है। अर्थात यहाँ भी विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा दु विसर्ग प्लस आशा। दु विसर्ग प्लस आशा मिलकर के दुराशा शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले छोटा ऊ दिया गया है तथा विसर्ग के बाद एक स्वर दिया गया है। अर्थात यहाँ भी विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा दु विसर्ग प्लस भाग्य। दु विसर्ग प्लस भाग्य मिलकर के दुर्भाग्य शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले ऊ दिया गया है तथा विसर्ग के बाद भा दिया गया है, जो कि पा वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। अर्थात यहाँ पर भी विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा
नी विसर्ग प्लस जर, नी विसर्ग प्लस जर मिलकर के निर्जर शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले छोटी ई दी गई है तथा विसर्ग के बाद जा वर्ण दिया गया है, अर्थात यहाँ भी विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको विसर्ग संधि का तृतीय नियम अच्छे से समझा पाया हूँ। अब हमने 3 नियम अच्छे से समझ लिए हैं। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के चौथे नियम के बारे में। तो विसर्ग संधि का चौथा नियम क्या है, आइए जान लेते हैं। विसर्ग संधि का चौथा नियम है आ और अंगा के स्थान पर ओ हो जाना, अर्थात छोटे आ और अंगा के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या है यह नियम, आइए जानते हैं। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और आगे भी छोटा आ या कोई सघोष व्यंजन या फिर या, र, ला, व, हा में से कोई भी वर्ण हो तो आ और विसर्ग मिलकर के ओ हो जाते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और उसके बाद में भी छोटा आ या फिर कोई सघोष व्यंजन या रलाबहा में से कोई भी वर्ण हो तो आ और विसर्ग मिलकर के ओ हो जाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह परिवर्तन कैसे होता है। तो पहले उदाहरण की बात करें। पहला उदाहरण है हमारा वय विसर्ग प्लस विरुद्ध। वय विसर्ग प्लस विरुद्ध शब्द मिलकर के वयोवृद्ध शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात दोस्तों यहाँ विसर्ग से पहले या में छोटा आ निहित है तथा विसर्ग के बाद में वा दिया गया है जो कि एक अंतस्थ व्यंजन होता है, अर्थात यहाँ आ और विसर्ग मिलकर के वयोवृद्ध शब्द का निर्माण करते हैं। इसको हम इस प्रकार जान लेते हैं कि यहाँ या और छोटा आ मिलकर के या का निर्माण करते हैं, अर्थात यहाँ या छोटा आ और विसर्ग है और उसके बाद में बा दिया गया है, अर्थात छोटा आ और विसर्ग मिलकर के ओ का निर्माण कर लेंगे। एक बार फिर से यह समझ लेते हैं कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। आ और विसर्ग मिलकर के ओ किस प्रकार हुए। तो यहाँ हम या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ या दिया गया है, उसके बाद में विसर्ग दिया गया है प्लस वा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि या में आधा या प्लस छोटा आ, उसके बाद विसर्ग और फिर बा दिया गया है, अर्थात यहाँ नियम में दिया गया कि विसर्ग से पहले यदि छोटा आ दिया गया हो उसके बाद में कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो तो छोटा आ और विसर्ग मिलकर के ओ का निर्माण कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण के बारे में। दूसरा उदाहरण है हमारा तपा विसर्ग प्लस भूमि। तपा विसर्ग प्लस भूमि मिलकर के तपो भूमि शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी पा में पा और छोटा आ, उसके बाद विसर्ग और फिर भा दिया गया है जो कि सघोष व्यंजन है, अर्थात हमारा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले यदि छोटा आ उसके बाद कोई सघोष व्यंजन दिया गया होगा तो आ और अंगा मिलकर के ओ का निर्माण कर लेंगे,
अर्थात यहाँ आ और अंगा मिलकर के ओ तपोभूमि में ओ की मात्रा आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब तीसरे उदाहरण की बात करें तो तीसरा उदाहरण है हमारा पूर्व विसर्ग प्लस हित। पूर्व विसर्ग प्लस हित मिलकर के पुरोहित शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले छोटा आ रा में निहित है तथा विसर्ग के बाद हा दिया गया है, अर्थात यहाँ छोटा आ और विसर्ग मिलकर के ओ का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं अगले उदाहरण के बारे में। अगला उदाहरण है हमारा तमा विसर्ग प्लस गुण। तमा विसर्ग प्लस गुण मिलकर के तमोगुण शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी माँ में छोटा आ निहित है तथा उसके बाद विसर्ग और उसके बाद गा दिया गया है जो कि सघोष व्यंजन होता है, अर्थात यहाँ भी छोटा आ और अंगा विसर्ग मिलकर के ओ का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। यश विसर्ग प्लस धरा। यश विसर्ग प्लस धरा मिलकर के यशोधरा शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले छोटा आ दिया गया था, विसर्ग के बाद एक सघोष व्यंजन धा दिया गया है, अर्थात यहाँ भी आ और विसर्ग मिलकर के ओ का निर्माण कर लेंगे। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण है हमारा अधा विसर्ग प्लस जल। अध विसर्ग प्लस जल मिलकर के अधोजल शब्द का निर्माण करते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों की तरह इस उदाहरण में भी विसर्ग और आ मिलकर के ओ का निर्माण कर लेंगे। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा तपा विसर्ग प्लस बल। तप विसर्ग प्लस बल मिलकर के तपोबल शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी छोटा आ और विसर्ग मिलकर के ओ का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण है हमारा पय विसर्ग प्लस दा। पय विसर्ग प्लस दा मिलकर के पयोद शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले छोटा आ या में निहित है तथा विसर्ग के बाद दा दिया गया है जो कि एक सघोष व्यंजन होता है, अर्थात आ और अंगा मिलकर के औ का निर्माण करेंगे। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा सर विसर्ग प्लस वर। सर विसर्ग प्लस बर मिलकर के सरोवर शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा मन विसर्ग प्लस बल। मन विसर्ग प्लस बल मिलकर के मनोबल शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा यश विसर्ग प्लस दा। यश विसर्ग प्लस दा मिलकर के यशोदा शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग के बाद एक सघोष व्यंजन तथा विसर्ग से पहले आ दिया गया है, अर्थात विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा मन विसर्ग प्लस योग। मन विसर्ग प्लस योग मिलकर के मनोयोग शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात यहाँ पर भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा मन विसर्ग प्लस हर। मन विसर्ग प्लस हर मिलकर के मनोहर शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग के बाद हा तथा विसर्ग से पहले आ ना में निहित है, अर्थात यहाँ भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण है हमारा
मन विसर्ग प्लस नयन, मन विसर्ग प्लस नयन मिलकर के मनोनयन शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया। यश विसर्ग प्लस गान मिलकर के यशोगान शब्द का निर्माण करते हैं, यहाँ पर भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। अगले उदाहरण की बात की जाए तो अगला उदाहरण हमारा पय विसर्ग प्लस धर, पय विसर्ग प्लस धर मिलकर के पयोधर शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात यहाँ भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यह परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। तो उदाहरण ले लेते हैं। पहला व्यय, पहला उदाहरण है हमारा व्यय प्लस वृद्ध। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि यह ओ में परिवर्तित कैसे हो रहा है, तो आइए जानते हैं। यहाँ या दिया गया है, तो या का निर्माण होता है या और छोटे आ से, तो इस वाले या का ये होगा, फिर उसके बाद में विसर्ग दिया गया है, फिर उसके बाद बा दिया गया है, अर्थात अब हमारा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले यदि आ दिया गया होगा और उसके बाद में या ला बहा या कोई स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण दिया गया है, तो छोटा आ और विसर्ग मिलकर के ओ का निर्माण करेंगे, अर्थात यहाँ विसर्ग से पहले छोटा आ दिया गया है, उसके बाद में वा दिया गया है, तो यहाँ छोटा आ और विसर्ग मिलकर के ओ का निर्माण कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में। विसर्ग संधि का पांचवा नियम जो कि होता है विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप किस प्रकार होता है, आइए जानते हैं। यदि विसर्ग के बाद रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विसर्ग के बाद रा दिया गया होगा तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और उससे पहले जो ह्रस्व स्वर अर्थात छोटा स्वर दिया गया होगा वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह किस प्रकार होता है। पहले उदाहरण की बात की जाए तो पहला उदाहरण हमारा नी विसर्ग प्लस रोग। नी विसर्ग प्लस रोग मिलकर के निरोग शब्द का निर्माण करते हैं। जैसा कि नियम में बताया गया है कि विसर्ग के बाद यदि रा वर्ण दिया गया है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और उससे पहले वाला विसर्ग से पहले वाला स्वर अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग से पहले छोटी ई दी गई है तथा विसर्ग के बाद रा दिया गया है तो विसर्ग लुप्त हो गया है और छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो गई है। अगले उदाहरण का बात करें तो अगला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस रब। नी विसर्ग प्लस रब मिलकर के नीरब शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ विसर्ग से पहले छोटी ई तथा विसर्ग के बाद रा दिया गया है, अर्थात विसर्ग यहाँ पर लुप्त हो जाएगा तथा छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। अगले उदाहरण की बात की जाए
तो अगला उदाहरण है हमारा नी विसर्ग प्लस रस। नी विसर्ग प्लस रस मिलकर के नीरस शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ भी विसर्ग से पहले छोटी ई दी गई है और विसर्ग के बाद रा दिया गया है, अर्थात यहाँ विसर्ग लुप्त हो जाएगा तथा छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगला नियम, यदि विसर्ग से पूर्व छोटा आ या बड़ा आ हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि विसर्ग से पहले यदि छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद में उन दोनों से अलग कोई भी भिन्न स्वर होगा तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि यह कैसे होता है। तो उदाहरण है हमारा अत विसर्ग प्लस ऐब। अत विसर्ग प्लस ऐब मिलकर के अतैव शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ विसर्ग से पहले आ दिया गया है, ता में आ निहित है। पिछले उदाहरण में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आ किस प्रकार निहित है। अतः विसर्ग से पहले आ दिया गया तथा विसर्ग के बाद छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर एक भिन्न स्वर ए दिया गया है, अतः यहाँ विसर्ग लुप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको विसर्ग संधि के पांचों नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।